नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जो राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईद के बाद आजम से मिलेंगे राजभर। ओपी राजभर आप ईद के बाद आजम खान से मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज ही आजम खान और राजभर की मुलाकात होनी थी। लेकिन अब आजम की जमानत याचिका पर जैसा कि सुनवाई होनी है, आज सुप्रीम कोर्ट में आजम की जमानत पर सुनवाई होगी। तो प्रमोद कृष्णम शिवपाल सिंह यादव पहले ही मुलाकात कर चुके हैं और अब इसके बाद आजम से मुलाकात करेंगे ओपी राजभर। तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच दल बदल के बाद अब यह देखा जा रहा है कि मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। फरवरी 2020 से लगातार आजम खान जेल में बंद हैं और 125 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे आजम खान पे, जिसमें कि ज्यादातर में उन्हें रिहाई मिल चुकी है। और अब आखिरी मामला है, देखना होगा कि आजम अपने परिवार के साथ क्या ईद मना पाते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर आज के बजाय अब मुलाकात करेंगे ईद के बाद। और हमारी संवाददाता तोशी मंडोला हमारे साथ जुड़ चुकी है तमाम जानकारी के साथ। तोशी, आज जहां आजम और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात होनी थी, लेकिन अब इसके बाद ईद के बाद मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। उसको लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अंजलि, आजम खान को लगभग 26 महीने हो चुके हैं। वो सीतापुर की जेल में बंद है। उन पर लगभग 72 मामले चल रहे हैं, जिनमें 71 मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन एक मामला अभी भी अटका हुआ है, शजरुल संपत्ति का मामला है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि आजम खान जो 26 महीने से जेल में बंद है, 26 महीने से जेल के अंदर ही ईद मना रहे हैं, क्या इस बार वो अपने परिवार के साथ ईद मना पाएंगे? क्या उनको इस बार रिहाई के रूप में ईदी मिल पाएगी? तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज बड़ा ऐलान होगा कि क्या अब आजम खान जेल में ही रहेंगे या जेल से बाहर आ जाएंगे। वही दूसरी ओर देखिए, ओपी राजभर समेत मऊ विधायक अब्बास अंसारी भी उनसे मुलाकात करने वाले थे। एक तरफ सपा पार्टी से नाराज चल रहे हैं आजम खान, वही दूसरी तरफ आजम खान को लेकर सियासत भी जारी है। लगातार विपक्षी पार्टियों के जो नेता है, चाहे वो कोई भी हो, अनिल राजभर हो या इसके अलावा कोई बड़ा नेता हो, वो लगातार उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव क्यों अपने ही नेता को जेल से नहीं निकलवा पा रहे हैं, और इसी को लेकर आजम खान की भी नाराजगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आज तय हो जाएगा कि आजम खान अब सीतापुर की जेल से बाहर आएंगे या नहीं। जी बिल्कुल। और ये सुनवाई कितने बजे से शुरू होगी तोशी? क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है सुनवाई को लेकर? देखिए, यहाँ पर जो सुनवाई कुछ देर में शुरू होने वाली है और इस सुनवाई को लेकर वकील, इनके जो वकील है, उन्होंने लगभग 9 दिसंबर, पिछले दिसंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये सुनवाई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ही देर में इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी और हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होगी। 4 मई की तारीख मुकर्रर की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी और इसके बाद सुनवाई को लेकर अपडेट मिलेगा और हाई कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई करेगा और 4 मई को सुनवाई होगी कि क्या चीजें रहने वाली है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं और क्या इस पूरे मामले पर अब नया मोड़ आने वाला है। बिल्कुल। और ये देखिए तोशी, सस्पेंस भी बरकरार है कि आखिर आजम खान की जो ईद है वो उनके परिवार के साथ मनेगी या फिर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा एक बार फिर से ये ईद उनकी जेल में ही होगी? ये बड़ा सवाल है तोशी। देखिए, बिल्कुल 2019 में अजीमनगर थाने पे शत्रु संपत्ति का जो कब्जा था, उस मामले पर इनके आरोप लगाए गए थे। सांसद बनने से पहले और सांसद बनने तक का जो सफर इनका रहा है, उस पूरे मामले पर 72 इनके ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन 71 मामलों पे इनको जमानत मिल चुकी है। लेकिन एक ही मामला है जो अभी तक अटका हुआ है। इस एक मामले की वजह से सीतापुर की जेल में 26 महीनों से आजम खान जो है वो अपनी ईद मना रहे हैं। तो सवाल यही है, परिवार भी यही चाहता है कि आजम खान को जमानत मिले और कल 3 मई को ईद मनाई जानी है, ईद मनाई जाएगी पूरे देश में। तो इसी लिहाज से अब ये सब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, आजम खान के समर्थक है वो इंतजार कर रहे हैं कि आजम खान को बेल मिल जाए, उसके बाद एक ग्रैंड इनका एक गेट टुगेदर हो, ये लोग मिले, क्योंकि 26 महीना एक बहुत बड़ा सफर होता है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर गैप हो चुका है। और लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि आजम खान जब जेल से बाहर आएंगे तो क्या अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव सपा पार्टी से लगातार नाराजगी उनकी देखी जा रही है। अब नाराजगी को देखकर ओपी राजभर समेत कई बड़े बड़े नेता जो है वो इनसे मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव सपा
और सपा सवाल उठ रहे हैं और सवालों के बीच भी देखिए एक बार भी अखिलेश यादव खुद नहीं मुलाकात करने गए तोशी। बिल्कुल, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब उनका वक्त आएगा, जब वो समय होगा, तब वो आजम खान से मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले सपा पार्टी के कई नेता उनसे मुलाकात करने गए थे जेल में सीतापुर की, लेकिन आजम खान ने साफ मिलने से मना कर दिया। तो यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि आजम खान यहाँ पर सपा पार्टी अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। वही दूसरी ओर चाचा भतीजे की जो रार है, टकरार चल रही है, उसको लेकर शिवपाल यादव ने ये भी साफ कर दिया है कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो नए मोर्चे पर उनकी प्लानिंग होगी। आजम खान के साथ एक नया मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद यहाँ पर ये अटकलें भी लग रही हैं कि क्या शिवपाल यादव जो बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आ रही थी, क्या अब आजम खान भी उनका कुछ जो रुख है वो कहीं बीजेपी में जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है, या फिर क्या शिवपाल यादव आजम खान के साथ एक नई तैयारी या फिर एक नई टीम बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? बिल्कुल, और फिलहाल तमाम समर्थकों की और पार्टी के तमाम नेताओं की तो नजर इसी पर रहेगी कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए। और पीएम नरेंद्र मोदी जैसा कि यूरोप के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, अलग अलग देशों में उनके दौरे हैं, तो वहीं आज बर्लिन पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और कुछ ही देर बाद वो बर्लिन में भारत जर्मनी के आईसीजी बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से भी मुलाकात करेंगे और शाम को जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। बर्लिन से पीएम नरेंद्र मोदी 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भी पहुंचेंगे। तो आज तमाम मुलाकातें होनी है पीएम नरेंद्र मोदी की। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। राहुल जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। राहुल जी, आज पीएम नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंचे हैं और अगर उनके इस दौरे को देखा जाए, क्योंकि 3 अलग अलग देशों में पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, आर्थिक तौर पर कितना बड़ा ये उनका कदम होगा और उनके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि कई बड़ी चुनौतियों के बीच वो यूरोप देशों में पहुंचे हुए हैं, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। देखिए, जो अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस समय जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति बनी हुई है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, वैसे स्थिति में पश्चिमी देश और रूस के बीच में टकराहट की स्थिति काफी जबरदस्त स्तर पे है। और भारत की अगर हम लोग सिचुएशन देखें तो भारत एक तरह से वैसे देशों में शामिल है जिसके हम लोग रूस के साथ हम लोगों के परंपरागत तौर पे घनिष्ठ संबंध रहे हैं और पश्चिमी देशों के साथ भी एक तरह से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। यूक्रेन चूंकि बिल्कुल यूरोप के पास का ही बिल्कुल क्षेत्र है, पूरा यूरोपीय क्षेत्र जो है कि इस तनाव के घेरे में है। हम लोगों को एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रेक्जिट यानी ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन एक तरह से यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने ध्यान दिया कि बोरिस जॉनसन खुद भारत की यात्रा पे आए थे और भारत ब्रिटेन संबंधों को एक अलग ढंग से बनाया जाए। तो ब्रिटेन को अगर हटा दें तो यूरोप में 2 बड़ी शक्तियां बसती हैं वहां पे। एक शक्ति वहां पे जर्मनी और दूसरी शक्ति वहां पे फ्रांस है। तो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, इस बार की जो यात्रा हो रही है, उसमें वो एक तरह से जर्मनी तो जा ही रहे हैं, डेनमार्क जा रहे हैं और साथ ही साथ फ्रांस भी जा रहे हैं, जहां पे कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फिर से जो है कि चुन के आए हैं। तो अगर फ्रांस और जर्मनी इन दोनों के साथ भारत के रिश्ते और घनिष्ठ होते हैं तो आप यकीन मानिए कि एक तरह से ये आर्थिक इंजन है यूरोपीय यूनियन के। तो आप एक तरह से सीधे सीधे आप यूरोप के जो आर्थिक ताकत के रूप में जो इंजन है उनके साथ आपके संबंध घनिष्ठ हो रहे हैं। क्योंकि हाल के समय में अभी भी अगर हम लोग जो निर्यात कर रहे हैं, भारत के निर्यात में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो उस दृष्टि से यूरोप भारत के लिए काफी शानदार एक तरह से जो है कि बाजार है, वो परंपरागत तौर पे रहा है। हालांकि इसमें सप्लाई चेन जो यूक्रेन के संपूर्ण युद्ध के कारण सप्लाई चेन काफी टूटा है, उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर भी है। तो वैसे स्थिति में उन सब चीजों को, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, उस दृष्टि से भी इस यात्रा का बड़ा महत्व है। तो मैं इस यात्रा को सीधे इस यात्रा का अगर अलग अलग लोग इसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन यह व्याख्या एक तरह से आर्थिक संबंधों की दृष्टि से कि किस तरह से
अभी जो आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियों से कैसे निपटे। बिल्कुल, देखिए आर्थिक चुनौतियों का सामना देखिए ये आज से भारत और जर्मनी मिलकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सालों पुरानी ये रिश्ते हैं दोनों के बीच, कारोबार से संबंधित खास तौर पर। अब कारोबार में बड़ा बदलाव लाने की भी कोशिश होगी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जब जर्मनी के साथ बैठक करेंगे। बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि जो कारोबार के मामले में किस तरह से एक तरह से जर्मनी का जो बाजार है, और मैं जर्मनी के साथ साथ, चूंकि मैं इसको जर्मनी और फ्रांस सबों को जोड़ के ही देख रहा हूँ, जब आप इनसे बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जर्मनी के साथ केवल जर्मनी का मार्केट खुलेगा, या फ्रांस के साथ हम वार्ता कर रहे हैं केवल फ्रांस का मार्केट खुलेगा। ये दो ऐसे देश हैं जो यूरोपीय यूनियन के बिल्कुल एक तरह से शक्ति नियंत्रक के रूप में है आज के समय में। तो इनके साथ संबंध बेहतर होने का मतलब है संपूर्ण यूरोप का बाजार किस तरह से खुलेगा, वहां पे हम अपनी पहुंच कैसे बढ़ाएंगे, या फिर यूरोप की कंपनियां भारत में निवेश कैसे करेंगी। क्योंकि इस समय जो स्थितियां हैं, पिछले कम से कम 7-8 महीने से भारी संख्या में विदेशी पूंजी निवेश भारत से बाहर जा रहा है। तो इसलिए अब ऐसे समय में काफी ज्यादा प्रयासों की जरूरत है कि हम किस प्रकार से वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत सरकार किस तरह से जो है कि उनको भारत में निवेश करने के लिए समझाती है, उन्हें आकर्षित करती है, और वहां के बाजार में हम सहज रूप से किस तरह से पहुंच पाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सा मामला बनता है। इसके अलावा देखिए, अगर आर्थिक जरूरतें तो है, जिस मामले में काफी तरक्की होने की संभावना है, साथ ही साथ सुरक्षा संबंधित मामले, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जर्मनी और फ्रांस इन्होंने सुरक्षा के क्षेत्र में भी जो काफी सोफिस्टिकेटेड हथियार बनाते हैं। तो जब आप अलग अलग जगहों से, हम लोग परंपरागत तौर पर रूस से लेते रहे हैं हथियार, अमेरिका भी हमारा जो है कि एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सुरक्षा संबंधित काफी जरूरतों को हम अमेरिका से भी पूरा करते हैं। तो जब आप अलग अलग जगहों से पूरा करते हैं तो फिर आपके बार्गेनिंग कैपेसिटी में भी वृद्धि होती है। आप एक ही चीज 4 अलग अलग जगह से आप ले सकते हैं। तो ये लाभांश भी है भारत को वहां पे उपलब्ध है। तो यानी आपके सुरक्षा संबंधित अच्छे टेक्नोलॉजी की चीजें अच्छे ढंग से सस्ते मूल्य पे कैसे भारत को मिले, कैसे उन कंपनियों को समझाया जा सके कि आप भारत में आइए, भारत में उत्पादन कीजिए, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सब का रास्ता बनाने का एक प्रयास है यहाँ पे। क्योंकि देखिए पहले ही राहुल लाल जी, रूस यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है उसका असर जाहिर तौर पर तमाम देशों पर पड़ रहा है आर्थिक तौर पर, और भारत भी इसी में शामिल है। भले ही भारत चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि शांति बनाए रखना एक भारत की ये पहचान रही है हमेशा से ही। तो दूसरी तरफ जिस तरह से अब पीएम नरेंद्र मोदी पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले, और उसके बाद अब उनका ये 3 देशों का दौरा रहेगा, क्योंकि जर्मनी की पहचान हमारे देश में इसी तरह से होती है कि वहां से दवाइयां आती हैं, और ऑडी, ऐसे BMW, ऐसी कई मशीनरी वहां पर जो बनती है हमारे यहाँ काफी ज्यादा प्रचलित है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि ये सब कुछ यहाँ पर बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच आयात निर्यात बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए हाल के समय में आप देखें तो भारत से कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेट के जा चुकी हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब यहाँ से कई बड़ी कंपनियां निकल रही हैं तो ऐसे स्थिति में बहुत आवश्यक है कि किस तरह से फिर उन चीजों को पटरी पे लाया जा सके। क्योंकि देखिए कोरोना का पूरा दंश रहा, वैश्विक दंश रहा, उसके बाद अभी जिस तरह से यूक्रेन और रूस का संकट है, तो उस स्थितियों में कुछ अलग से और एक तरह से कह लीजिए कि परंपरागत तरीके से कुछ अलग प्रकार से सोचने की जरूरत है, अलग ढंग से काम करने की जरूरत है। और उस दृष्टि से इस यात्रा को हम लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ये एक आर्थिक इंजन, आर्थिक ताकत वाली स्थिति है। जर्मनी के साथ जैसा आपने कहा भी कि भारत जर्मन संबंध तो काफी परंपरागत तौर पे जो है कि वो ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं हम लोगों के। तो उन दृष्टि से काफी ज्यादा कुछ जो है कि वो भी एक लोकतांत्रिक देश है, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मूल्यों में भारत जर्मनी दोनों देश विश्वास करते हैं। कई सारे जो अलग अलग जो वैश्विक मोर्चा है उन जगहों पे भी, चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार का मामला हो, उस जगह पे भी भारत और जर्मनी की सोच बिल्कुल एक जैसी है। वो भी मानता है कि एक तरह से आज के समय में संयुक्त राष्ट्र का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, भारत भी मानता है कि लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, उसमें और उसके विस्तार होने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे ऐसे अगर हम लोग मोर्चे खोले तो कई सारे मोर्चे हैं। उस दृष्टि से बिल्कुल। और देखिए राहुल लाल जी, अगर कारोबारिक संबंधों में मजबूती आएगी तभी भारत देश आर्थिक तौर पर मजबूत हो पाएगा। चाहे वो कोरोना काल के बीच भारत ने खुद को खड़ा किया है, और रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच भी उसी मजबूती के साथ भारत खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि देखिए अभी हमारे अर्थव्यवस्था में आप देखें कि रिकवरी का दौर चल रहा है। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि जीएसटी के आंकड़ों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी है, लेकिन सप्लाई चेन के टूटने के कारण और अन्य कई कारणों से महंगाई का भी दंश है।
तो और अगर यूरोप की दृष्टि से भी देखिए कि यूरोप इस समय भले ही वो रूस के साथ जितना भी संघर्ष करे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी निर्भरता है रूस के एक तरह से रूस के ऊपर उनकी निर्भरता बनी हुई है। तो ऐसे इस समय में चाहे आपको परमाणु का क्षेत्र हो, हम लोग जानते हैं कि 1, 2, 3 एग्रीमेंट पे एक तरह से समझौता करने वाले देश रहे हैं 2008 के समय में। तो किस तरह से परमाणु बिजली से संबंधित टेक्नोलॉजी का क्या मामला हो, उसको और कैसे विस्तार ले सकते हैं, उसमें भी जर्मनी और फ्रांस हमारे काफी बड़े मददगार हो सकते हैं और हम लोग भी उन्हें मदद पहुंचाने में आगे हो सकते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत, हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष के टेक्नोलॉजी में हम लोग काफी आगे हैं। बिल्कुल, और यही भारत की खूबसूरती है कि किसी से संबंध बनाने या फिर किसी से कारोबार करने में, किसी से रिश्ता बनाने में पीछे नहीं हटता भारत। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और भारत में तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। रोजाना देखिए 41% की बढ़ोतरी हो रही है। वीकली केस में 41% की बढ़ोतरी हो रही है। देश में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से हमने तीसरी लहर से छुटकारा पाया था क्योंकि सावधानी बरती गई थी, लॉकडाउन लगा था, उसके बाद लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन कईयों ने अपनों को भी खोया था। और अब देखिए चौथी लहर भी है हमारे सामने, जिसका डटकर सामना करना है क्योंकि तेजी से देश में कोरोना के केसेस अब बढ़ रहे हैं। और जैसा कि वीकली केस में 41% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि एक तरफ यूपी सरकार की ओर से आदेश आ चुका है कि गौतम बुद्ध नगर, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, यहां पर धारा 144 लागू है, यानी कि एक जगह पर 4 से 5 लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते हैं, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। और इसके अलावा कई जिलों में मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में भी जहां 500 रुपए जुर्माना है अगर आप बिना मास्क के पकड़े गए, तो अब मास्क की अनिवार्यता है और मास्क को जरूर लगाकर रखिए क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उन्हें वैक्सीन जल्द से जल्द लेने की जरूरत है। और बिल्कुल अब 12 से ऊपर उम्र के आयु के जितने भी बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। अभिभावकों को इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा। और बढ़ती गर्मी का प्रकोप ये देखा जा रहा है कि हर राज्य में बढ़ती गर्मी के चलते लोग परेशान हैं। और वहीं ओडिशा से खबर सामने आई है कि गर्मी के चलते ओडिशा सरकार ने फैसला लिया है स्कूलों के समय में बदलाव। अब सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ही पढ़ाई होगी। तो महज 3 घंटे ही अब स्कूल चलेगा। सुबह तड़के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई होगी स्कूल में। यह बड़ा फैसला लिया गया है ओडिशा सरकार की तरफ से बढ़ते गर्मी के चलते बच्चों को, ताकि राहत मिले। और खास तौर पर दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, यहां पर ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो जितना भी एनसीआर इलाका है यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। और इसके बाद अब सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में 31 मई तक 144 धारा लागू कर दी है। और नोएडा में मास्क और कई नियमों में सख्ती सरकार ने पहले ही बढ़ा दी थी। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई और इसको देखते हुए पिछले दिनों सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत राज्य के 7 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया था। हालांकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है अब तक। और एक बार फिर से सरकार ने तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा ही सख्त फैसला लिया है कि अब 31 मई तक नोएडा में धारा 144 लागू रहेगी। एक स्थान पर भीड़ नहीं लगाई जा सकेगी, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, यही है धारा 144 का अर्थ। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला नोएडा के बढ़ते केसेस के चलते लिया है क्योंकि संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।
और आप लगातार देख पा रहे हैं कि हनुमान चालीसा विवाद जो है पूरे देश में हर एक राज्य में बढ़ता चला जा रहा है, तूल पकड़ रहा है और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बीजेपी को घेरा। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराना सही नहीं है। दरअसल पूर्व सीएम जीतन राम बेगूसराय के दौरे पर निकले थे, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि साल पूरा होने पर हनुमान चालीसा होती है। सेंटिमेंट और धार्मिक भावना को जगाना है, जो राष्ट्रीय स्तर पर करना सही नहीं है। देश में कोई हनुमान, कोई राम और कोई किसी अन्य भगवान में आस्था रखता है, लेकिन पूरे देश में अभियान चलाकर हनुमान चालीसा की जा रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और इसी के साथ पूर्व सीएम मांझी ने लाउड स्पीकर को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का बिहार सरकार को भी पालन करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक लाउड स्पीकर लगाए जाएं तो मंदिर मस्जिद पर हर जगह यह नियम लागू होना चाहिए। और देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से होनी है, लेकिन इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां काफी पहले से शुरू की जा रही थी और अब आखिर वक्त आ चुका है। तो तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रशासन के अलावा राज्य सरकार भी पूरे जोर शोर से जुटी है तैयारी में। और इस दौरान अब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। ये यात्रा की व्यवस्था पहले 45 दिन के लिए बनाई गई है। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या मंदिर समिति द्वारा निर्धारित की गई है और संख्या यात्रा के पहले 45 दिनों के लिए है, जहां बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए 15,000 यात्री दर्शन करेंगे और केदारनाथ के लिए हर दिन 12,000 यात्री दर्शन करेंगे। इसके अलावा बात गंगोत्री धाम की करें तो यहाँ 7,000 यात्री एक दिन में दर्शन करेंगे और जबकि एक दिन में यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। तो शासन की ओर से इस संबंध में फिलहाल आदेश जारी कर दिया गया है। और आसमान से बरस रही आग के बीच अब अगले 5 दिनों तक राहत मिलने के आसार हैं। दरअसल आईएमडी ने ये जानकारी दी है। पश्चिमी विक्षोभ की ताजा स्थिति ने लू का प्रकोप झेल रहे उत्तर पश्चिमी भारत को रविवार को राहत दी। हालांकि मध्य भारत और पश्चिमी राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी का प्रकोप जरूर जारी रहा है और ये जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई है। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।